हेलो फ्रेंड्स, सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4 अपन आज पढ़ने जा रहे हैं, जहां अपन बात करेंगे सॉल्युबिलिटी की। ठीक है, देखिए कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में और सॉल्यूशन का जो इंट्रोडक्शन था उनके बारे में अपन लास्ट वीडियोस के अंदर अपन पढ़ के आ चुके हैं। आज अपन यहां बात करेंगे किसके बारे में? सॉल्युबिलिटी के बारे में। देखिए सॉल्युबिलिटी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो उसकी क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अपन यहां लिखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स। अगर सॉलिड की बात करोगे तो आप, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन unit volume of solvent is called at certain temperature, at certain temperature is called some certain temperature टू फॉर्म कर लीजिए, टू फॉर्म saturated solution is called solubility। देखिए कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट की मैक्सिमम आप कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हो यूनिट वॉल्यूम के अंदर। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम के अंदर, इकाई आयतन के अंदर आप कितना अमाउंट सोल्यूट का, विलेय का घोल सकते हो, वो उसकी क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी, विलेयता हो जाएगी। ठीक है, देखिए अपन ने क्या लिखा है यहाँ पे? टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर आप कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व कर सकते हो, वहां अपने को क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्राप्त होगा। ठीक है, संतृप्त विलीन वहां से आपको क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। यहां जो सॉल्यूशन पढ़नी है वो पढ़नी है गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड अपने को यहाँ पे डिस्कस करनी है। देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है कि गैस का कितना अमाउंट आपने लिक्विड के यूनिट वॉल्यूम के अंदर क्या किया है? डिजोल्व किया, वो क्या हो जाएगी? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो जाएगी। यहाँ से इसके जो मेन फैक्टर आते हैं वो है फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। यहाँ से फैक्टर अफेक्टिंग भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इसके ऊपर। देखिए तो पहला अपने पास है, पहला फैक्टर जो यहाँ से अपने पास है कि कौन कौन से वो कारक है, कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो उसकी सॉल्युबिलिटी को वहाँ पे घटाते या बढ़ाते हैं या अफेक्ट करते हैं, वो अपने को पढ़ने हैं। तो पहला उसके अंदर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखिए कि नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है। तो देखिए आपके पास यहाँ पे सोल्यूट कौन है? गैस है, और सॉल्वेंट कौन है? लिक्विड है। ठीक है, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर है वो क्या करता है? उसकी सॉल्युबिलिटी को अच्छा खासा प्रभावित करता है, अफेक्टेड करता है। देखिए आपने सुना होगा कि नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्यूट कर लीजिए, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होते हैं किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होते किसमें? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, जबकि पोलर सॉल्यूट डिजोल्व होंगे किसमें? पोलर सॉल्वेंट में। ठीक है, कि पोलर जो सॉल्वेंट हैं, जो पोलर विलेय हैं, वो किसके अंदर होंगे? पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर के अंदर। देखिए यहाँ पे आप सॉल्यूट कौन ले रहे हैं? गैस, तो HCl गैस ले लीजिए। ठीक है, या आप यहाँ पे ले लीजिए NH3 ले लीजिए। ठीक है, ये डिजोल्व होंगे किस में? पोलर सॉल्वेंट के अंदर। तो वाटर क्या है?
पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। देखिए पोलर से क्या मतलब है यहाँ पे कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन पे। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो ज़्यादा है किससे, हाइड्रोजन से, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कौन सा चलेगा, ये वाला खींच लेगा ऑक्सीजन, तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या है, पोलर सॉल्वेंट के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे NH3 के अंदर देखिए नाइट्रोजन का क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो विद्युत ऋणता है वो ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा नाइट्रोजन, तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है। तो अब देखिए जब ये इसके अंदर डिजोल्व होंगे, जब ये पोलर सॉल्वेंट पोलर जो सोल्यूट हैं ये जाके रिएक्ट करेंगे किसके साथ है, पोलर सॉल्वेंट के साथ, और यहाँ से ये क्या बना लेंगे, जैसे NH3 का लीजिए आप एग्जांपल, तो यहाँ से NH3 क्या बना लेगा, NH3OH, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पोलर जो सॉल्वेंट है वो किसके अंदर हैं, पोलर सॉल्यूट के अंदर क्या है, मिल जाते हैं, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के अंदर पहला फैक्टर जो था वो कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, तो ये इस पर डिपेंड करते हैं कि जो पोलर सॉल्वेंट होते हैं वो पोलर सॉल्यूट के अंदर और नॉन पोलर मिलेंगे नॉन पोलर के अंदर, ठीक है। जैसे देखिए नॉन पोलर का आप एग्जांपल ले लीजिए, CCl4 जो है वो किस में होगा, C6H6 बेंजीन के अंदर क्या होगा, डिजोल्व होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप CCl4 को इधर बोलना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर था ये, यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद बात करते हैं सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग की। सेकेंड फैक्टर जो अपने पास यहाँ आता है वो है टेम्परेचर। देखिए कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो क्या लिखो आप कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी हुई वो क्या होगी, गैस की डिक्रीज होगी, ठीक है। तो एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility of gases decrease in liquid, कि यदि आपने नियत दाब के ऊपर तापमान बढ़ा दिया, ठीक है, तो जो गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी ना लिक्विड के अंदर वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। देखिए अपन बात करते हैं कि अगर आपके पास जो है प्रोसेस हो वो एक्सोथर्मिक हो और एक प्रोसेस आपके पास क्या हो, एंडोथर्मिक हो, ठीक है। अगर आपके पास प्रोसेस कैसी है, एंडोथर्मिक है, ठीक है, और आप वहाँ पे टेम्परेचर दे रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे आप टेम्परेचर दे रहे हैं और, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर आपके पास एंडोथर्मिक प्रोसेस है और आप टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं उसको, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए एक्सोथर्मिक मतलब यहाँ से क्या है, हीट बाहर निकल रही है और आप उसको हीट और दे रहे हो, ठीक है, मतलब पहले से ही वहाँ पे क्या है, हीट डिज़ोल्व होने के लिए बाहर निकल रही है और आप उसको और नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप देखिए एंडोथर्मिक के अंदर कि अगर आप वहाँ हीट की ज़रूरत है, आप हीट दे रहे हो, ठीक है, वो सोल्यूबल होने के लिए वहाँ पे उसको हीट चाहिए, एंडोथर्मिक प्रोसेस है और आपने हीट दे दी, टेम्परेचर दे दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखिए अगर सपोज दैट कि आपके पास ये क्या है, कोई कंटेनर है, इसके अंदर ये लिक्विड है, यहाँ पे ये गैस के पार्टिकल हैं, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, गैस के पार्टिकल हैं। आपने नीचे से क्या किया, इसको टेम्परेचर दिया। अब देखिए गैस के जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। गैस के काइनेटिक जो पार्टिकल हैं उनकी पहले से ही एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी उनकी पहले से ज़्यादा है, और वो रैंडमली क्या है, बिखरे हुए हर तरफ, ठीक है, और आपने हीट दे दी, ठीक है। अगर आप हीट देते हो तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, तो ये और रैंडमली इधर उधर बिखरेंगे, इधर उधर मूवमेंट करेंगे, ठीक है।
अब जब आपने टेम्परेचर दिया तो इनके पार्टिकल क्या रैंडमली इधर उधर भागेंगे, एक तो दूसरी तरफ भागेंगे, ठीक है, ये भागेंगे पार्टिकल, तो क्या ये इसके अंदर सोल्यूबल होंगे? नहीं। कि आपने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इनका रैंडमनेस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और ये क्या हो गए, इधर उधर भागेंगे, ना कि इसके अंदर डिज़ोल्व होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ पे क्या होगा, जो गैस के जो पार्टिकल है उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, उनकी ज़्यादा हो जाती है, और वो क्या हो जाएंगे, फिर उनकी रैंडमनेस बढ़ जाएगी, तो वो इधर भागेंगे और इसके अंदर क्या नहीं होंगे, सोल्यूबल नहीं होंगे। उसके बाद अपने पास जो फैक्टर आता है वो आता है प्रेशर, ठीक है। देखिए प्रेशर, जब आपने टेम्परेचर दिया तब तो क्या हुआ, रैंडमनेस बढ़ गई, ठीक है। और अब आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, तो आपने 9th 8th 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा आपने कि लिक्विड जो होता है, सॉरी, जो गैस होती है वो कंडेंस होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, ठीक है। गैस जो होती है वो कंडेंस होती है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, और लिक्विड वेपराइज होता है, इवेपोरेशन होता है किसके अंदर, गैस के अंदर। तो जब गैस कंडेंस होगी किस में चली गई, लिक्विड के अंदर, ठीक है। मतलब वहाँ पे कंडेंस करने के लिए आपने ऊपर पे क्या लगा दिया, उस पर प्रेशर लगाया है, ठीक है। तो आप जब प्रेशर देंगे तो सोल्युबिलिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो अपन क्या लिखते हैं कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सोल्युबिलिटी के। कि आपने क्या किया, प्रेशर दिया तो वहाँ पे क्या होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, गैस जो थी वो कंडेंस हो गई, संघनित हो गई किसके अंदर, द्रव के अंदर, और सोल्युबिलिटी क्या होगी उसकी, फिर बढ़ गई उसके अंदर, ठीक है। तो गैस क्या होती है, प्रेशर देने पे सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है लिक्विड के अंदर। एक बार यहाँ तक का नोट कीजिए। उसके बाद प्रेशर के बारे में जो समझाया था अपन ने कि किस प्रकार से प्रेशर बढ़ाने पे सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, वो थे हेनरीज, ठीक है। तो अपन हेनरी लॉ की यहाँ पे बात करेंगे, जो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ तक का कर लीजिए नोट। देखिए अपन यहाँ हेनरी लॉ की बात करेंगे। हेनरी लॉ जो था वो गैसेस के लिए था कि किस प्रकार से गैस जो हैं वो डिजोल्व होती हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। देखिए हेनरी लॉ जो है मैं लिखता हूँ यहाँ पे, द मास ऑफ गैस dissolved in given volume of solvent is directly proportional to pressure of gas in equilibrium with liquid, ठीक है। कि जो सॉल्वेंट के अंदर जो गैस का अमाउंट डिज़ोल्व होना है, ठीक है, कितना गैस का अमाउंट उसके अंदर डिज़ोल्व होना है, फिर सॉल्युबिलिटी कितनी ज़्यादा होनी है, वो किस पे डिपेंड करती है, उस गैस के प्रेशर पे डिपेंड करती है, ठीक है। कि सॉल्वेंट के अंदर, विलायक के अंदर कितना अमाउंट गैस का घुलना है, कितनी मात्रा गैस की घुलनी है, वो किस पे निर्भर करती है कि वहाँ पे उस गैस का जो दाब है वो कितना है, उसका प्रेशर है वो कितना है, जो उस लिक्विड के साथ किस में है, इक्विलिब्रियम में है, साम्य में है, ठीक है। उसे आप क्या कहोगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी है वो उस पर डिपेंड करती है। तो यही क्या था, हेनरी लॉ था, ठीक है। यानी कि मास जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, प्रेशर के। मास है वो प्रेशर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आप प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, KHP, जहाँ पे KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है, ये वहाँ पे देखिए। अब बात करते हैं, ये तो एक गैस की बात थी, ठीक है। क्या हो अगर एक से ज़्यादा गैस जो हों वो कांटेक्ट में आए किसके साथ, सॉल्वेंट के साथ या फिर लिक्विड के साथ, तो सॉल्युबिलिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने को यहाँ पे देखना है। तो ठीक है, अपन देखते हैं, व्हेन
more than one gases together come in contact of solvent। ठीक है, कि जब क्या हो, एक से ज़्यादा जो गैसेज हों वो किसके कांटेक्ट में आई, सॉल्वेंट के कांटेक्ट में आए, तो जो सॉल्युबिलिटी है कांटेक्ट ऑफ सॉल्वेंट, देन solubility of each gas directly proportional to partial pressure of gas। क्या कहा आपने कि जब एक से ज़्यादा जो हों क्या गैसेज कांटेक्ट में आए, किसके, सॉल्वेंट के। ठीक है, जब एक गैस आया था तो किसका था, उसके उस गैस के प्रेशर पे डिपेंड कर रहा था। लेकिन जब एक से ज़्यादा गैसेज आ गई, ठीक है, तो देखिए जैसे आपके पास हीलियम भी आ गई, हाइड्रोजन भी आ गई और O2 भी आ गई। ठीक है, ये तीन गैसें एक साथ कांटेक्ट में आई, किसके, किसी सॉल्वेंट के या फिर वाटर के कांटेक्ट में आएगी। तो कौन सी गैस ज़्यादा अमाउंट में डिजोल्व होगी, वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस का क्या है, पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, कि कौन सी गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वो उसी पे डिपेंड करता है कि कौन सी गैस उसके अंदर ज़्यादा डिजोल्व होगी। सपोज दैट कि तीन गैसें एक साथ कांटेक्ट में आई, किसके, वाटर के। ठीक है, तो कौन सी गैस इस पानी के अंदर आके ज़्यादा डिजोल्व होगी, वो डिपेंड करता है किस पे, कि इन तीनों गैसेज का सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर पार्शियल प्रेशर किसका ज़्यादा है। अगर हीलियम का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो हीलियम ज़्यादा डिजोल्व होगी, अगर O2 का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा तो O2 ज़्यादा होगी। ठीक है, वैसे O2 नहीं डिजोल्व होती वाटर के अंदर इतनी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी गैस का जो है पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, वही क्या होगी, उसके अंदर आके डिजोल्व होगी। ठीक है, तो इसके लिए हेनरी ने एक नया इक्वेशन दिया था। वो क्या दिया था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, जीटा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, वन कर लीजिए कि गैस वन का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, P1 = KHX। तो ये क्या था, हेनरी का ओरिजिनल इक्वेशन था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो इन दो के अलावा आप तीसरी डेफिनेशन क्या मान सकते हो कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैसेज। ठीक है, प्रेजेंट इन लिक्विड, कि जो पार्शियल प्रेशर जो होगा, जो आंशिक दाब होता है, वो गैस के अंदर उपस्थित उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, समानुपाती होता है। कि जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उस गैस का वहाँ पे प्रेजेंट होगा, वो ही उतनी अंदर क्या होगी, उसके डिजोल्व होगी। ठीक है, भाई पार्शियल प्रेशर जिसका ज़्यादा है वो डिजोल्व होगी, और गैस डिजोल्व होगी, दैट्स मीन उसका वहाँ पे क्या है, मोल फ्रैक्शन वहाँ पे उसके बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने हेनरी लॉ को एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो कर लीजिए यहाँ तक का नोट। हेनरी लॉ काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अपने पास जो आता है वो है वेपर प्रेशर। देखिए देखिए वेपर प्रेशर की बात आप कहाँ करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है। ठीक है, और इधर आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर क्या है, लिक्विड है। लेकिन फ़र्क कहाँ है, ये जो कंटेनर है ये है क्लोज, और ये जो कंटेनर है कैसा है, ओपन कंटेनर है। ठीक है, और ये वाला है क्लोज। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है, इस कंटेनर के लिक्विड को जब आप नीचे से क्या करेंगे, हीट करेंगे आप यहाँ से इसको, आपने जब इसको हीट दिया तो यहाँ से क्या होगा, वेपरेशन होगा।
ठीक है, यहाँ से क्या होगा, वेपरेशन होगा। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, लिक्विड के पार्टिकल चेंज होंगे किसके अंदर, गैस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, और वहाँ से क्या हो जाएंगे, एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या हो जाएंगे, यहाँ से फ्री हो जाएंगे। ठीक है, अब पार्टिकल भी कौन से फ्री हुए ये देखना, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, सबसे पहले विपरेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरफेस वाले पार्टिकल होते हैं जो सतह के ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो सबसे पहले क्या होंगे, बाहर जाएंगे, वेपरेट होंगे। ठीक है, कैसे, देखिए ये सरफेस वाले पार्टिकल हैं, अगर यहाँ आप इन पे देखें तो इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक ही साइड से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, काम कर रहा है। लेकिन अगर आप बल्क के अंदर देखेंगे, यहाँ पे कोई पार्टिकल प्रेजेंट है और उसके अंदर क्या आप बात करते हो, उस पर चारों तरफ से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। ठीक है, उस पर चारों साइड से क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये पार्टिकल अंदर मजबूती से बंधा हुआ है। जब ये पार्टिकल सिर्फ एक ही तरफ से बंधे हुए, इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीचे की तरफ से काम कर रहा है, बाकी तीनों साइड से क्या है, फ्री हैं। तो यहाँ पे देखिए इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। भाई इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तभी तो ये बल्क से निकल के सबसे ऊपर आ पाए हैं। ठीक है, इनकी जो गतिज ऊर्जा वो क्या है, ज़्यादा है, तभी तो ये पूरे बल्क को चीर कर ऊपर की ओर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे इन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे कम है, और नीचे से आपने हीट दे दिया तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और ये किस में चेंज हो जाएंगे, गैस फॉर्म में चेंज होके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाएंगे, वेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे को किसी प्रकार का कोई वेपर प्रेशर काम नहीं करता, वेपर फॉर्म में लिक्विड चेंज हो गए, एटमॉस्फेयर में फ्री हो गया। बात करते हैं अपन सेकंड कंटेनर की। देखिए यहाँ पे ये लिक्विड है, आपने नीचे से क्या किया, इसको हीट किया। जब आपने हीट किया तो यहाँ भी सरफेस वाले पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो क्या इनमें वेपरेशन होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, वेपरेशन तो होगा ही। ठीक है, यहाँ से ये वेपर बनेंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, आपने हीट दिया तो और ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी, और ये वेपरेट हुए। अब वेपरेट होके जब ये वातावरण में, एटमॉस्फेयर में फ्री होने वाले ही थे, तब ऊपर से क्या था, कंटेनर क्लोज था। तो ये जो वेपरेशन थी, ये जो वेपर फॉर्म के लिक्विड था, ये कहाँ जाके टकराया, ऊपर जाके यहाँ पे। ठीक है, तो क्लोज कंटेनर के अंदर क्या हुआ, जो वेपर बनी वो ऊपर जाके उसके ढक्कन, कंटेनर का जो ढक्कन था उसके ऊपर जाके टकराती है सीधी। ठीक है, अब गैस है तो गैस के पास क्या होता है, प्रेशर होता है। भाई किसी भी गैस का कोई ना कोई प्रेशर तो होता ही है। ठीक है, तो गैस का क्या है, यहाँ पे प्रेशर है। तो पहली फॉर्म क्या हुई यहाँ पे आपके पास, कि लिक्विड जो था वो चेंज हुआ किस में, गैस में। ठीक है, तो इसे आप कहते हो वेपरेशन। ठीक है, और उसके बाद देखिए कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हुआ कि ये जो गैस के वेपरेशन थे, ये जो वेपर पार्टिकल थे, ये ऊपर जाके फिर दोबारा नीचे आने लगे। ठीक है, ये कंडेंस होके क्या होने लगी, नीचे आने लगे। ठीक है, तो बाहर तो एटमॉस्फेयर में फ्री हो नहीं पाए ये। ठीक है, तो एक टाइम आया है कि ये जो वेपर फॉर्म थी ये वह दोबारा चेंज होने लगी, किसमें, कंडेंस होकर लिक्विड के अंदर ही गिरने लगी। ठीक है, तो इसे आप कहोगे कंडेंसेशन। ठीक है, और जब दोनों में एक टाइम ऐसा आएगा कि देखो पहले लिक्विड जो थी वो चेंज हुई किसमें, गैस में, उसे आपने क्या कह दिया, वेपरेशन। दोबारा गैस जो थी वो किसमें चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। ठीक है, कंडेंस हो गई, दोबारा किसमें चेंज होगी, लिक्विड में। अब देखिए यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम। ठीक है, कि एक ऐसा टाइम आया कि जहाँ पे क्या हुआ, जितने वेपर बन के ऊपर जा रहे थे उतने ही कंडेंस होके क्या हो रहे थे, नीचे आ रहे थे। उस फॉर्म को आपने क्या कह दिया, इक्विलिब्रियम कह दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बात करेंगे, जब आपके पास क्लोज कंटेनर हो तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या काम करता है, वेपर प्रेशर काम करता है। कि वेपर प्रेशर क्या है, कि जो वेपर बनी और वो दोबारा अपने मतलब गैस के प्रेशर की वजह से कंडेंस होकर कहाँ आ गई, नीचे आ गई, उसी को आप क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। ठीक है, कि गैस के पार्टिकल ये जो वेपर बन के ऊपर उड़े। ठीक है, और उस गैस के प्रेशर की वजह से वो क्या हो गए, कंडेंस होकर दोबारा नीचे आने लगे, और यहाँ पे क्या हो गया कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो गया, उसी को आप क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो अपन ओपन कंटेनर के अंदर जब देखते हैं तो वहाँ पे क्या था, वेपरेशन होके पार्टिकल क्या थे, बाहर एटमॉस्फेयर में फ्री हो जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे कंटेनर कैसा था, क्लोज था।
इसीलिए वेपर प्रेशर बने तो सही, लेकिन एनवायरनमेंट में क्या नहीं हो पाए, एस्केप नहीं हो पाए, बाहर नहीं निकल पाए, उससे अपन ने क्या कह दिया, वेपर प्रेशर कह दिया। ठीक है, तो यहाँ तक का ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूशन होते हैं या फिर जो सॉल्यूट होते हैं वो किस प्रकार से वेपर प्रेशर को क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो मैंने वेपर प्रेशर आपको समझा दिया कि वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो आप कभी भी क्लोज कंटेनर के अंदर वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे, अपन हमेशा बात करेंगे ओपन कंटेनर में, सॉरी ओपन कंटेनर में अपन कभी भी नहीं करेंगे वेपर प्रेशर की बात नहीं करेंगे, हमेशा किस में करेंगे, क्लोज कंटेनर के अंदर क्या करेंगे, अपन वेपर प्रेशर की बात करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं राउल्ट्स लॉ की।